अमिता सिंह एक ईमानदार, निडर और न्याय के लिए जीने वाली अफसर थी। जैसे ही उन्होंने जिले की एसपी का पद संभाला, उन्हें एक गुप्त शिकायत मिली। गांव का प्रधान विशाल चौहान गरीबों की मजदूरी हड़प रहा था। मनरेगा के तहत महीनों से लोग काम कर रहे थे, लेकिन मजदूरी या तो मिली ही नहीं या आधी अधूरी मिली, और हर बार बहाना होता था कि बजट कम है। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कोई जांच टीम भेजी गई, बल्कि वह खुद एक मजदूर बन गई। उन्होंने घूंघट डाला, हाथ में तसला और पीठ पर फावड़ा लिया और चल पड़ी गांव की सच्चाई जानने। गांव वालों को लगा यह भी कोई बेबस औरत है जो 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी कर रही है। किसी को क्या पता था कि यह औरत पूरे जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर है। हर दिन वह मिट्टी ढोती और जब भी समय मिलता उन महिलाओं से बात करती और गांव वालों से धीरे धीरे सच उगलवाती। 5 दिन तक चुपचाप सबूत इकट्ठे किए और फिर छठे दिन वह सीधी प्रधान के सामने जा खड़ी हुई और बोली, गरीबों की मजदूरी लौटाओ। प्रधान हंसते हुए बोला, तू कौन होती है मुझसे सवाल पूछने वाली? जा, जो करना है कर ले। इसके बाद जो हुआ उसे हम विस्तार से जानेंगे। अंधेरे में एक उम्मीद। चंद्रपुर जिले की सुबह बाकी दुनिया की तरह उम्मीद लेकर नहीं आती थी। यहां सूरज की पहली किरणें भी सूखी फटी हुई धरती पर एक पीली उदास चादर की तरह बिछ जाती थी। हवा में हमेशा एक महीन धूल तैरती रहती, जो सांसों में जाकर बैठ जाती और याद दिलाती कि यह धरती प्यासी है, पानी की, न्याय की और शायद थोड़ी सी इंसानियत की भी। इसी चंद्रपुर जिले की नई पुलिस सुपरिटेंडेंट एएसपी थी अमिता सिंह। उनके नाम के आगे लगे पद की धमक जितनी भारी थी, उतनी ही सादगी उनके व्यक्तित्व में थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, एक ऐसी गहराई जिसमें एक अफसर की कठोरता और एक स्त्री की करुणा एक साथ तैरती थी। उनकी मेज पर फाइलों का ढेर लगा था, जिनमें डकैती, हत्या और अपहरण के जटिल मामले थे। लेकिन अमिता का मन अक्सर उन फाइलों से परे उस आम आदमी की अनसुनी कहानियों में भटक जाता था, जिसकी शिकायत कभी किसी फाइल का हिस्सा ही नहीं बन पाती थी। यह समर्पण उन्हें विरासत में मिला था। उनके पिता एक छोटे शहर में मामूली सरकारी क्लर्क थे, जिनकी ईमानदारी उनकी एकमात्र पूंजी थी। अमिता ने बचपन से देखा था कि कैसे उनके पिता भ्रष्ट व्यवस्था के सामने तन कर खड़े रहते थे, भले ही उसकी कीमत उन्हें अपनी तरक्की रोककर चुकानी पड़ती थी। वह अक्सर कहते थे, बेटा, कुर्सी की ताकत वर्दी या पद में नहीं होती, उस नियत में होती है जिससे तुम उस कुर्सी पर बैठते हो। जिस दिन किसी गरीब की आंख का आंसू पहुंच सको, समझना उस दिन तुम्हारी असली कमाई हुई है। पिता की यही बात अमिता के लिए गीता का श्लोक बन चुकी है। अगर आप अब तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी सपनों की कहानी से जुड़े हैं। तो फिर इंतजार किस बात का? अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहां मिलती है हिम्मत, हौसला और सच्चाई से भरी कहानियां। हर कहानी, हर वीडियो आपके सपनों को उड़ान देगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगली कहानी शायद आपकी हो की थी। एक शाम जब दफ्तर में लगभग शांति पसर चुकी थी और सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी, एक सिपाही ने आकर बताया, मैडम, कोई आपसे मिलना चाहता है। नाम श्यामलाल बता रहा है, कहता है बहुत जरूरी काम है। अमिता ने फाइल से नजरें उठाकर कहा, भेज दो। दरवाजे पर एक परछाई उभरी। एक लगभग 70 साल का बूढ़ा आदमी, जिसकी कमर झुक चुकी थी, कुर्ते पर अनगिनत सलवटें थीं और आंखों में दशकों की थकान और डर एक साथ जमा था। वह हाथ जोड़कर कांपते हुए खड़ा हो गया। बैठिए बाबा, पानी पिएंगे। अमिता की आवाज में एक अनूठी नरमी थी। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से गिलास थामा और एक ही सांस में खाली कर दिया। फिर फटी हुई आवाज में बोला, बिटिया, सुना है नहीं, ये सब पी आई हैं, बड़ी ईमानदार हैं। हिम्मत करके चला आया। कहिए क्या बात है? डरिए मत। अमिता ने उसे डांस बंधाया। बिटिया, मैं अमरपुर गांव का हूं, रिटायर्ड मास्टर हूं। हमारे गांव में सरकार की मनरेगा योजना चल रही है। पिछले 6 महीनों से गांव के सैकड़ों गरीब आदमी औरत तपती धूप में मिट्टी ढो रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि 2 पैसे घर आएंगे तो बच्चों के लिए रोटी और बीमारों के लिए दवा का जुगाड़ होगा। मास्टर श्यामलाल की आंखों के कोने भीग गए। लेकिन गांव का प्रधान विशाल चौहान शैतान का रूप है। वह हम सबका पैसा खा जाता है। किसी को आज तक 1 रुपया नहीं मिला। जब कोई पूछता है तो कहता है ऊपर से बजट नहीं आया, और अगर कोई ज्यादा बोले तो उसके गुंडे जीना हराम कर देते हैं। कई लोगों को तो गांव छोड़कर जाना पड़ा। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता बिटिया। थाने से लेकर ब्लॉक तक सब उसके खरीदे हुए हैं। वह कहता है कि उसकी पहुंच लखनऊ तक है।
उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमिता चुपचाप सुनती रही। उनकी उंगलियां मेज पर रखे पेन पर कस गई थीं। यह सिर्फ भ्रष्टाचार का एक और मामला नहीं था, यह सैकड़ों गरीबों की उम्मीदों की सामूहिक हत्या थी। मास्टर श्यामलाल ने अपनी जेब से एक मैली कुचैली डायरी निकाली। इसमें उन सब मजदूरों के नाम हैं जिन्होंने काम किया है और जिन्हें एक पैसा नहीं मिला। मेरी जान को खतरा है बिटिया, लेकिन अब चुप नहीं रह सकता। कितने बच्चों को भूखे सोते देखा है मैंने। अमिता ने डायरी अपने हाथ में ली। उस डायरी का वजन किसी भारी भरकम फाइल से कहीं ज्यादा था। उन्होंने मास्टर श्यामलाल की आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा, बाबा आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अब मेरी बारी है। मैं आपको वचन देती हूं, अमरपुर के हर मजदूर को न सिर्फ उसका हक मिलेगा बल्कि हिसाब भी होगा। उस रात अमिता सो नहीं पाई। उनके सामने उन अनगिनत चेहरों की तस्वीरें घूम रही थीं जो धूप में झुलसकर काले पड़ चुके थे, जिनकी आंखों में उम्मीद दम तोड़ रही थी। वह जानती थी कि अगर उन्होंने कोई आधिकारिक जांच टीम भेजी तो विशाल चौहान अपने रसूख और पैसे के दम पर गवाहों को डरा देगा, सबूत मिटा देगा और अंत में साफ बच निकलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी सिर्फ हंगामा होता, न्याय नहीं। नहीं, इस लड़ाई को पारंपरिक तरीके से नहीं लड़ा जा सकता था। इस रावण की लंका में घुसने के लिए रूप बदलना ही होगा। पिता की बात उनके कानों में गूंजी। जिस दिन किसी गरीब की आंख का आंसू पहुंच सको, उन्होंने एक फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो किसी भी पुलिस मैनुअल में नहीं लिखा था। एक ऐसा फैसला जो खतरनाक था, जिसमें उनकी जान और नौकरी दोनों दांव पर थी। अगली सुबह उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद और पुराने इंस्पेक्टर अजय सिंह को अपने केबिन में बुलाया। अजय सिंह ने अमिता को ट्रेनी आईपीएस के दिनों से देखा था और उनकी रग रग से वाकिफ थे। अजय सिंह, अमरपुर गांव के बारे में क्या जानते हो? मैडम, नर्क का दूसरा नाम है। प्रधान विशाल चौहान एक नंबर का बदमाश है। राजनीतिक पकड़ बहुत मजबूत है। पुराने एसपी साहब ने भी एक बार हाथ डालने की कोशिश की थी, पर ऊपर से फोन आ गया और मामला रफा दफा हो गया। अमिता ने कहा, मैं उस गांव में जा रही हूं। बहुत बढ़िया मैडम। फोर्स की कितनी गाड़ियां चाहिए? मैं अभी तैयारी करता हूं। अजय सिंह जोश में बोले। नहीं अजय सिंह, कोई फोर्स नहीं जाएगी, कोई वर्दी नहीं जाएगी, सिर्फ मैं जाऊंगी एक मजदूर बनकर। कमरे में सन्नाटा छा गया। अजय सिंह को लगा जैसे उन्होंने गलत सुना हो। मैडम, आप क्या कह रही हैं? यह पागलपन है। आपकी सुरक्षा मेरी सुरक्षा की चिंता छोड़ दो। अमिता ने दृढ़ता से कहा, अगर इन लोगों के लिए न्याय लाना है तो उनका दर्द महसूस करना होगा। मुझे उनकी भीड़ का हिस्सा बनना होगा, उनकी चुप्पी की वजह जाननी होगी और उनके आंसुओं में घुले सबूतों को इकट्ठा करना होगा। विशाल चौहान एक एसपी को पहचान सकता है, लेकिन घूंघट में छिपी एक बेबस मजदूरनी को नहीं। अजय सिंह की आंखों में अपनी अफसर के लिए सम्मान और चिंता एक साथ उमड़ आए। वह जानते थे कि अब अमिता को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है मैडम, उन्होंने सिर झुकाते हुए कहा, लेकिन मैं हर पल आपकी परछाई बनकर आसपास रहूंगा। आप बस एक इशारा कीजिएगा। योजना बन चुकी थी। अगले कुछ दिनों के लिए एएसपी अमिता शर्मा की पहचान दफन होने वाली थी और जन्म होने वाला था एक बेबस लाचार मजदूरनी का, जो 2 वक्त की रोटी के लिए अमरपुर की धरती पर मिट्टी ढोने आई थी। मिट्टी, पसीना और आंसू, शहर की जिंदगी को पीछे छोड़कर अमिता ने खुद को सुमन के रूप में ढालना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी अलमारी से सबसे पुरानी फीके रंग की साड़ी निकाली, अपने मुलायम हाथों पर खुरदरी मिट्टी मली ताकि वे किसी अमीर घर की ना लगे, पैरों में हवाई चप्पल डाली और चेहरे पर थकान और लाचारी का भाव ओढ़ लिया। सबसे बड़ा हथियार था एक लंबा घूंघट, जो उनकी पहचान और उनकी तेज आंखों को दुनिया से छिपा सकता था। एक पुराने ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर वह अमरपुर की सीमा पर उतरी। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, उन्हें उस घुटन भरी हवा का एहसास हुआ जिसका जिक्र मास्टर श्यामलाल ने किया था। हर तरफ गरीबी और निराशा पसरी थी। कच्चे मकान, उदास चेहरे और बच्चों की आंखों में पसरी भूख। वह सीधे उस जगह पहुंची जहां मनरेगा का काम चल रहा था। तपती दोपहरी में लगभग सैकड़ों मर्द औरत काम में जुटे थे। कोई फावड़े से सूखी धरती खोद रहा था तो कोई सिर पर तसला उठाए मिट्टी ढो रहा था। उन सबके चेहरों पर एक जैसी भावहीनता थी, जैसे वे मशीन बन चुके हों। अमिता ने एक फावड़ा और तसला उठाया और चुपचाप काम करने वालों की कतार में लग गई। पहले ही घंटे में उनके कंधे दुखने लगे। शहर की एसपी के लिए यह आग उगलती धूप असहनीय थी। उनके हाथों में फफोले पड़ने लगे, जिनसे रिश्ता पानी पसीने के साथ मिलकर जलन पैदा कर रहा था। सिर पर तसले का बोझ पहाड़ जैसा लग रहा था।
पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिस मजदूरी शब्द को वह फाइलों में पढ़ती आई थी, उसकी असलियत कितनी भयानक होती है। जब खाने का समय हुआ तो सब अपने अपने पेड़ के नीचे बैठ गए। सबके पास कपड़े में बंधी सूखी रोटियां और नमक मिर्च की चटनी थी। अमिता भी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उनके पास भी वही खाना था। पास ही बैठी एक बुजुर्ग महिला, जिनका नाम किरण देवी था, ने उनकी तरफ देखा। नई आई हो बिटिया, किस गांव की हो? माँ जी पास के गांव की हूं, घर में कोई कमाने वाला नहीं, सो चली आई, अमिता ने घूंघट की ओंठ से दबी हुई आवाज में कहा। किरण देवी ने एक ठंडी आह भरी। यहां आकर भी क्या मिलेगा? ये राक्षस हमारा खून चूस लेंगे, पर एक पैसा नहीं देंगे। 6 महीने हो गए, मेरी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई। मिट्टी ढोते ढोते पर हाथ खाली है। यहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे और औरतें भी उनके पास आकर बैठ गईं। उनमें से एक थी रीना, एक युवा विधवा जिसके 2 छोटे बच्चे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। कल मेरा बेटा रात भर बुखार में तपता रहा, रीना ने रूंधे गले से बताया। जेब में आरएस डेंस भी नहीं थे कि डॉक्टर को दिखा सकूं। सुबह उसे पड़ोसन के भरोसे छोड़कर यहां आ गई। अगर आज भी पैसा नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा। अमिता का कलेजा कट कर रह गया। वह देश की एक ताकतवर पुलिस अफसर थी, लेकिन इस वक्त वह एक मजबूर औरत थी जो रीना को दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। शाम को काम खत्म होने पर प्रधान का मुंशी हरगोपाल आया। वह एक मोटी तोंद वाला क्रूर शक्ल का आदमी था। उसने सबके नाम रजिस्टर में लिखे और अंगूठा लगवाया। जब कोई पैसे के बारे में पूछता तो वह गालियां देकर भगा देता। भागो यहां से सब, जब पैसा आएगा प्रधान जी खुद बुला लेंगे। रोज रोज एक ही सवाल पूछते हो। अमिता ने देखा कि रजिस्टर में कई नाम फर्जी थे और कुछ लोगों से तो खाली पन्नों पर अंगूठा लगवाया जा रहा था। यह एक संगठित लूट थी जो सबकी आंखों के सामने हो रही थी, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रात में अमिता गांव के बाहर बने एक पुराने खंडहर जैसे मंदिर में रुकती थी, जहां अजय सिंह भेष बदलकर उनके लिए खाने पीने का सामान रख जाते थे। हर रात जब वह अपने छिल्ले हुए हाथों और दुखते बदन के साथ लेटती तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। ये आंसू शारीरिक पीड़ा के नहीं थे, बल्कि उस बेबसी और गुस्से के थे जो उन्होंने दिन भर अपने सीने में दबाए रखा था। वह अब सिर्फ एक एसपी नहीं थी, वह किरण देवी का दर्द थी, रीना की लाचारी थी। 3 दिन बीत गए। अमिता अब उन मजदूरों में से एक बन चुकी थी। वह उनके साथ हंसती, उनके साथ रोती और उनकी हर कहानी को अपने दिल में दर्ज करती जाती। उन्होंने जान लिया था कि विशाल चौहान महीने में एक बार गांव आता है और उसी दिन वह मजदूरों को धमका कर जाता है। चौथे दिन एक घटना घटी। काम करते करते किरण देवी चक्कर खाकर गिर पड़ी। धूप और कमजोरी से वह बेहोश हो गई थी। सब लोग इकट्ठा हो गए, पर मुंशी हरगोपाल चिल्लाने लगा, नौटंकी मत करो बुढ़िया, उठ और काम कर। प्रधान जी का हुक्म है, काम नहीं रुकना चाहिए। यह देखकर अमिता का खून खौल उठा। वह फौरन आगे बढ़ी और किरण देवी का सिर अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से उन्हें हवा की और अपनी पानी की बोतल से उनके मुंह पर छींटे मारे। अंधे हो क्या? दिख नहीं रहा मां जी की हालत कितनी खराब है, मर जाएंगी वह। अमिता की आवाज में अनजाने ही एक अफसर की कड़ी धमक आ गई थी। हरगोपाल मुंशी चौंक कर उन्हें देखने लगा। ये छोकरी ज्यादा जुबान चला रही है। तू कौन है रे तू? अमिता ने खुद को संभाला और आवाज को फिर से दीनहीन बना लिया। मालिक, गलती हो गई, पर यह भी तो किसी की मां है। वह किरण देवी को सहारा देकर पेड़ की छांव में ले गई और अपनी सूखी रोटी में से आधी उन्हें खिलाई। इस एक घटना ने उन्हें बाकी मजदूरों की आंखों में हीरो बना दिया। अब वे उन पर भरोसा करने लगे थे। उस शाम कई औरतों ने उन्हें घेर लिया और बताया कि कैसे प्रधान के गुंडे रात में लोगों को धमकाते हैं, औरतों से छेड़छाड़ करते हैं और विरोध करने वालों के खेतों की फसलें जला देते हैं। अमिता को अब सारे सबूत मिल चुके थे। उनके पास गवाह थे, आंखों देखी सच्चाई थी और सबसे बढ़कर उन गरीबों का दर्द था जो अब उनका अपना दर्द बन चुका था। 5वां दिन उनकी मजदूरी का आखिरी दिन था। उन्होंने तय कर लिया था कि कल सुबह न्याय का सूरज उगेगा। कल सुमन की कहानी खत्म होगी और एसपी अमिताभ शर्मा का इंसाफ शुरू होगा। इंसाफ का सूर्योदय 6ठे दिन की सुबह अमरपुर के लिए बाकी दिनों जैसी ही थी, लेकिन इतिहास बदलने वाला था। अमिताभ शर्मा, जो अब तक सुमन के भेष में थी, ने सुबह काम पर जाने की बजाय सीधा विशाल चौहान की हवेली का रुख किया। प्रधान विशाल चौहान की हवेली गांव के बीचों बीच किसी जख्म पर बैठे नासूर की तरह खड़ी थी। जहां पूरा गांव गरीबी में जी रहा था,
वहीं उसकी हवेली की सफेद दीवारें, बड़ा सा लोहे का गेट और बाहर खड़ी चमचमाती जीप गांव वालों की छाती पर मूंग दल रही थी। अमिता जब गेट पर पहुंची तो दो हट्टे कट्टे लट्ठैतों ने उन्हें रोक लिया। कहां मर रही है अंधी? ये प्रधान जी की हवेली है, तेरी धर्मशाला नहीं। अमिता ने घूंघट की ओंठ से दबी हुई कांपती आवाज में कहा, प्रधान जी से मिलना है, मजदूरी के पैसे मांगने आई हूं। खून की हालत देखकर लट्ठत हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ, पैसे चाहिए इसे, भाग यहां से वरना यहीं गाड़ देंगे। तभी अंदर से विशाल चौहान की भारी आवाज आई, कौन है रे? सुबह सुबह किसका मनहूस मुंह देख लिया? विशाल चौहान बाहर आया। 40 से 45 की उम्र, भारी शरीर, गले में सोने की मोटी चैन और आंखों में सत्ता का नशा। उसने ऊपर से नीचे तक अमिता को देखा और घृणा से थूक दिया। क्या है, क्यों आई है? अमिता ने हिम्मत जुटाई और बोली, मालिक 6 महीने हो गए काम करते करते, बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारी मजदूरी दे दीजिए। विशाल चौहान ठहाका मारकर हंसा। उसके साथ खड़े चमचे भी हंसने लगे। मजदूरी? अरे मैंने तुम जैसों को काम दिया, यही बहुत है। शुक्र मनाओ कि इस गांव में सांस ले रही हो। और तू कौन होती है मुझसे सवाल पूछने वाली? जा, जो करना है कर ले, तेरी 7 पुश्तें भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही वह पल था। अमिता ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में अब कोई डर या लाचारी नहीं थी, उनमें एक फौलादी चमक थी जिसे देखकर विशाल चौहान एक पल के लिए ठिठक गया। अमिता ने धीरे से अपने चेहरे से घूंघट हटाया। सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी। यह अब किसी मजदूरनी का चेहरा नहीं था, यह चंद्रपुर जिले की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अमिता शर्मा का चेहरा था। तू कौन है? विशाल चौहान की आवाज में पहली बार घबराहट थी। अमिता शांति से लेकिन एक ऐसी आवाज में बोली जो दूर तक गूंज गई, मैं वही हूं जिसके हक को तूने 6 महीने तक अपनी अय्याशी के लिए रौदा है। मैं किरण देवी का दर्द हूं जिसे तूने नौटंकी कहा था। मैं रीना की बेबसी हूं जिसके बच्चे दवा के बिना तड़प रहे हैं। मैं उन सैकड़ों मजदूरों का पसीना हूं जिसे तूने मिट्टी समझकर उड़ा दिया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और कानून की भाषा में, मैं इस जिले की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अमिता शर्मा हूं। यह कहते हुए उन्होंने अपनी फटी हुई साड़ी के अंदर से अपना पुलिस आईडी कार्ड और बैच निकाला। बैच पर चमकते अशोक स्तंभ को देखकर विशाल चौहान और उसके गुंडों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एसपी? विशाल चौहान के मुंह से सिर्फ इतना ही निकल सका। वह कांपते हुए पीछे हटने लगा। अमिता ने कहा, हाँ एसपी, पिछले 5 दिनों से मैं तेरे हर गुनाह का हिसाब लिख रही थी। तेरे फर्जी रजिस्टर, तेरे खाली पन्नों पर लगे अंगूठे, तेरी धमकियां, सब कुछ मेरी आंखों और कानों में कैद है। तू कहता था ना कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुझसे हक नहीं हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा वॉकी टॉकी निकाला जिसे अजय सिंह ने उन्हें दिया था। उन्होंने बटन दबाया। अजय सिंह, ऑपरेशन शुरू करो। एक पल की खामोशी और फिर दूर से आती पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज ने अमरपुर की सुबह को चीर दिया। सायरन की आवाज पास आती गई और कुछ ही पलों में पुलिस की 10 गाड़ियां धूल उड़ाती हुई विशाल चौहान की हवेली के सामने आकर रुकी। इंस्पेक्टर अजय सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने पूरी हवेली को घेर लिया। विशाल चौहान और उसके गुंडे, जो कल तक गांव में आतंक का पर्याय थे, आज भीगी बिल्ली की तरह कांप रहे थे। विशाल चौहान भागकर अमिता के पैरों में गिर पड़ा। मैडम, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका गुलाम हूं। अमिता ने घृणा से उसे देखा। जब तू उन गरीबों को रौंद रहा था तब यह इंसानियत कहां थी? उठ, कानून किसी का गुलाम नहीं होता। अजय सिंह ने आगे बढ़कर विशाल चौहान के हाथों में हथकड़ी पहना दी। कल तक जो हाथ दूसरों पर उठते थे, आज वे कानून की जंजीरों में बंधे थे। उसके सारे गुंडे और मुंशी भी एक एक करके गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने हवेली की तलाशी ली तो अंदर से ना सिर्फ मनरेगा का सारा गबन किया हुआ पैसा बरामद हुआ, बल्कि अवैध हथियार और फर्जी दस्तावेजों का जखीरा भी मिला। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से प्रधान विशाल चौहान को हथकड़ियों में देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे सभी हवेली की तरफ दौड़ पड़े। किरण देवी, रीना और सैकड़ों मजदूर वहां खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर यह बेबसी के नहीं, खुशी के आंसू थे। अमिता, जो अब भी उसी फटी हुई साड़ी में थी, ने सरकारी अधिकारियों को बुलाया और अपनी निगरानी में मजदूरों की लिस्ट बनवाई। जब्त किया गया सारा पैसा तुरंत गांव वालों में बांटा गया। जब रीना के हाथ में 6 महीने की पूरी मजदूरी आई
तो वह रोते हुए अमिता के पैरों से लिपट गई। मैडम, आप अफसर नहीं, आप भगवान हैं। आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। किरण देवी ने कांपते हाथों से अमिता के सिर पर हाथ रखा। जीती रहे बिटिया, तूने हमें आज फिर से जीना सिखा दिया। पूरा गांव एसपी मैडम जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। आज उन्हें पहली बार एहसास हुआ था कि वर्दी का असली मतलब क्या होता है। न्याय का नया अध्याय, एक नई सुबह। अमिता शर्मा जब अमरपुर से वापस लौट रही थी तो उनकी जीभ के पीछे पूरा गांव चल रहा था। उनकी आंखों के सामने वह 5 दिन घूम रहे थे। वह दर्द, वह पसीना, वह अपमान। लेकिन आज उन यादों में कोई कड़वाहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी संतुष्टि थी। उन्होंने सिर्फ एक केस नहीं सुलझाया था, उन्होंने एक मरते हुए गांव में उम्मीद का बीज बोया था। आज भी अमरपुर के लोग उस दिन को याद करते हैं। वे अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं। एक परी आई थी जो अफसर की वर्दी में नहीं, मजदूर की साड़ी में थी। वह खुद मिट्टी उठाने आई थी ताकि हमारी किस्मत की मिट्टी को सोने में बदल सके। वह कोई अफसर नहीं, वह तो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता थी। और चंद्रपुर के एसपी ऑफिस में अमिता शर्मा की मेज पर आज भी एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखा है, अमरपुर की मिट्टी का एक टुकड़ा। यह उन्हें हमेशा याद दिलाता है कि न्याय की जड़ें आलीशान दफ्तरों में नहीं, बल्कि देश की धूल भरी तपती हुई मिट्टी में होती हैं। और एक सच्चे अफसर का पहला कर्तव्य उसी मिट्टी का कर्ज चुकाना है। अमरपुर की जीत को 6 महीने बीत चुके थे। अमिता शर्मा के उस साहसी कदम ने न सिर्फ एक गांव की, बल्कि पूरे जिले की हवा बदल दी थी। चंद्रपुर के लोग अब अपनी ईएसपी को वर्दी वाली मजदूरनी के नाम से जानते थे। एक ऐसा नाम जिसमें डर नहीं, बल्कि सम्मान और अपनापन था। अमरपुर अब एक मिसाल बन चुका था। गांव वालों ने मिलकर एक सहकारी समिति बना ली थी और सरकारी योजनाओं की निगरानी खुद करने लगे थे। रीना का बेटा अब स्कूल जाने लगा था और किरण देवी की आंखों का इलाज भी हो गया था। सब कुछ एक खूबसूरत सपने जैसा था। लेकिन अमिता जानती थी कि अपराध की दुनिया में कहानियों का अंत इतना सुखद नहीं होता। जड़ें अक्सर बहुत गहरी होती हैं। विशाल चौहान जो सलाखों के पीछे था, बस एक जहरीले पेड़ की टहनी थी। जड़ें तो लखनऊ के सियासी गलियारों में थी और हुआ भी वही। एक दिन खबर आई कि सबूतों के अभाव और खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर विशाल चौहान को जमानत मिल गई है। यह खबर अमरपुर के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। गांव में फिर से एक अनजाना डर फैलने लगा और फिर छोटी छोटी घटनाएं शुरू हुई। किसी के खेत में लगी फसल रात में रहस्यमय तरीके से जल गई। गांव के एकमात्र कुएं में किसी ने मरी हुई छिपकली फेंक दी। ये छोटी बातें थीं, पर इनका संदेश बड़ा और भयावह था। मैं वापस आ गया हूं। अमिता परेशान थी। वह जानती थी कि यह विशाल चौहान अकेला नहीं कर रहा। उसके पीछे कोई बड़ी ताकत थी जो अब सीधे अमिता को चुनौती दे रही थी। यह ताकत थी लखनऊ का बाहुबली विधायक दीपक सिंह। दीपक सिंह वह गिद्ध था जिसके लिए चंद्रपुर जिला सोने के अंडे देने वाली मुर्गी था। मनरेगा से लेकर ठेकों तक का हर भ्रष्टाचार का पैसा उसी की तिजोरी में जाता था। विशाल चौहान उसका सबसे वफादार प्यादा था। अमिता ने उसकी सोने की लंका पर वार किया था और अब रावण खुद मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा था। इसका पहला संकेत अमिता को अपने ही विभाग से मिला। उन्हें एक विभागीय जांच का नोटिस थमाया गया। आरोप था कि उन्होंने अमरपुर मामले में अनावश्यक और गैर पेशेवर तरीकों का इस्तेमाल किया था, जिससे पुलिस विभाग की छवि को नुकसान पहुंचा। उनके सीनियर्स जो कल तक उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब उन्हें संयम बरतने की सलाह दे रहे थे। अमिता समझ गई कि जाल बिछना शुरू हो गया है। एक रात इंस्पेक्टर अजय सिंह उनके पास आए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। मैडम, मामला बिगड़ रहा है। दीपक सिंह ने लखनऊ में बड़े अधिकारियों पर दबाव बनाया है। वह चाहता है कि आपको इस जिले से हटा दिया जाए। अमिता ने एक लंबी सांस ली। उसे डर मुझसे नहीं है अजय सिंह, उसे डर उस हिम्मत से है जो अमरपुर के बाद आम लोगों में आई है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंस्पायर मैन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।